देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। नमस्ते दोस्तों। कुणाल कामरा ने 23 मार्च को एक स्टैंड अप वीडियो पोस्ट किया क्यों? जिसमें कुणाल ने हमेशा की तरह सोसाइटी के कई मुद्दों का सरकास्टिकली मजाक उड़ाया। सर बॉलीवुड वाले आओ बैठो, सब अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। वीडियो के आखिर में कुणाल ने 2-3 गाने भी गाए, जिसमें से एक गाने में कुणाल ने महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर और करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को गद्दार, दल बदलू कहा। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस गाने के पीछे एक लंबी कहानी है। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में 2 अलायंसेस ने चुनाव लड़े। एक अलायंस थी बीजेपी और शिवसेना, और दूसरी अलायंस थी कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस। चुनाव हुए, बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने वाली थी, लेकिन शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे को रियलाइज हुआ कि शिवसेना के बिना सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी की शिवसेना से ज्यादा सीट्स होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने कहा कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। बीजेपी को यह मंजूर नहीं था। शिवसेना अलायंस से बाहर हो गई। उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए, नई सरकार बनाने के लिए नया अलायंस मेंबर ढूंढ ही रहे थे कि एक सुबह सबको बड़ा झटका लगता है। सुबह 6 बजे अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से 11 एमएलएस को लेकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनते हैं और अजित पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून। अजित पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उन पे लगे सारे केसेस पीछे ले लिए गए। फिर ये सरकार 80 घंटे के अंदर ही गिर गई, क्योंकि अजित पवार वापस बीजेपी छोड़ के अपनी ओरिजिनल पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से मिलकर अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जिसमें उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने और अजित पवार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कोर आइडियोलॉजी को, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को पोटली में बांध के गंगा में बहा दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। सीएम की कुर्सी के लिए अपने पापा की जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया। शिवसेना में 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे शिवसैनिक उद्धव ठाकरे से नाराज थे, क्योंकि सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी वर्कर्स से मिलना बंद हो गए थे। उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीनियर पार्टी मेंबर से डिसरिस्पेक्टफुली बात करते थे। उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के बाद शिवसेना के बड़े बड़े पुराने पार्टी वर्कर्स को कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं दी और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म बना दिया। इसी बीच उद्धव ठाकरे पे कई एक्सटॉर्शन और करप्शन के चार्जेस लगे। नई गवर्नमेंट ने पुराने गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। आदित्य ठाकरे पे भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर चार्जेस लगे। ऐसी कई प्रॉब्लम चल रही थी। कैसे तैसे करके सरकार 2-2.5 साल तक चली। फिर एक दिन एकनाथ शिंदे 40 एमएलएस को लेकर शिवसेना से बाहर हुए। एकनाथ शिंदे ने बाहर होने की वजह बताई कि शिवसेना की जो पुरानी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी थी वो बचाने के लिए और कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए वो शिवसेना से बाहर हो रहे। बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने और देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने भी ये 40 एमएलए के ग्रुप को बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना कहा और शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों एकनाथ शिंदे को मिला। तब से उद्धव ठाकरे अपने हर स्पीच में एकनाथ शिंदे को गद्दार और बाप चुराने वाला कहते हैं। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। नई शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही थी। फिर वापस एक दिन अजित पवार को बड़ा साक्षात्कार हुआ। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से कुछ एमएलए को लेके बाहर हुए और सरकार में ज्वाइन हो गए।
देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार भी डिप्टी सीएम बने, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने भी अजित पवार के ग्रुप को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस कहा और राष्ट्रवादी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी अजित पवार को मिल गया। एकनाथ शिंदे कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए शिवसेना से बाहर निकले थे और उन्होंने वापस वही कांग्रेस से हाथ मिला लिया। चुनाव के दरमियान आप गालियां देते रहते एक दूसरे को और बाद में जब गठबंधन करते हैं, मानो कि हमारी होगी युति शरद पवार लेके और कोई चुनाव आ गया, मध्यावधि चुनाव, हम लोगों के सामने जाके क्या कहें कि अभी हमारे दोस्त, हमारे ये वो जिगर दोस्त शरद पवार जी, अरे कल तो गालियां दे रहे थे हम। इस 5 साल की टर्म में देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम बने, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बने और फिर वापस डिप्टी सीएम बने। अजित पवार पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने, फिर उद्धव ठाकरे के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर वापस एकनाथ शिंदे के साथ भी डिप्टी सीएम बने। तो एकनाथ शिंदे ही नहीं, बाकी सब लोग भी गद्दार हैं। लोगों के वोटों के साथ गद्दारी की है सबने। सभी ने मिलकर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को सर्कस बना दिया है। कुर्सी के लिए कितने लाचार हो गए ये लोग। इतने बड़े पॉलिटिशियंस होने के बावजूद भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, वो पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स बंद करती है, अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करती है। फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो पुरानी गवर्नमेंट के आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स बंद करके अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करती है। इसलिए ना तो मेट्रो कंप्लीट हो पा रही है, ना सड़कें अच्छी हो पा रही है। मुंबई लोकल में तो लोगों की भेड़ बकरियों से बदतर हालत है। देश का 37% टैक्स देने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत है। मेट्रो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पर बुलेट आ रही है। ओके, तो कुणाल कामरा ने जब एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा तो शिवसेना के पार्टी वर्कर्स ने कुणाल कामरा पे कई केसेस दर्ज किए। हैबिटेट कॉमेडी क्लब को तहस महस कर दिया, जहाँ पे कुणाल ने वो वीडियो शूट किया था। अब कॉमेडी वेन्यू पे जाके तोड़ फोड़ करने का क्या लॉजिक था, ये भगवान जाने। हैबिटेट में स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। आर्टिस्ट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर व्यूज़। नए कॉमेडियंस के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, पोएट्स के लिए हैबिटेट एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था, जो कि अब बंद हो चुका है। लॉ और एनफोर्समेंट का डर तो लोगों के मन से कब का ख़त्म हो चुका है। तोड़ फोड़ की वीडियोज़ इन्होंने ऑनलाइन अपलोड की, सारी मीडिया के सामने धमकी दी कि जो भी इनके नेता को कुछ भी बोलेगा, उनके घर में घुस के ये लोग उनको मारेंगे। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत, जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। सुबह पकड़े गए थे, शाम को बेल मिल गई। सैडली यही लोग आगे जाके पॉलिटिशियंस बनेंगे और देश चलाएंगे। कोई भी किसी को ऑनलाइन धमकी दे रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ नहीं होता। होटल तो जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। जबकि उनके पार्टी के नेता सांसद में ये बोल रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। उनके पार्टी के नेता चुनाव की रैली में ये बोल रहे हैं, गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। कुणाल कामरा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने वही कहा जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि इससे आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सीज फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है ही नहीं। आपको क्या लगता है, कुणाल कामरा समय रहना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इस पे बयान दे रहे हैं, FIRs फाइल कर रहे हैं? नहीं,
देश की मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिशियंस हम सबको फालतू के टॉपिक्स में घुमा घुमा के असली सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती आबादी, गरीबी, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर पोल्यूशन, सरकार पे बढ़ता कर्जा, किसानों की आत्महत्या, यूथ का ड्रग एडिक्शन, ऐसे इंपॉर्टेंस मुद्दे छोड़ के ये क्या दिखा रहे हैं? कुणाल कामरा, औरंगजेब, समय रैना, चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, IIT वाले बाबा, युजवेंद्र चहल, उर्फी जावेद, बागेश्वर धाम बाबा, अभिनव अरोरा, सुशांत सिंह राजपूत, आर्यन खान और सीमा हैदर। पाकिस्तान में कौन अपनी बेटियों का नाम सीमा रख रहा है? पोर्श केस बोलो, वडोदरा केस बोलो, कोलकाता रेप केस बोलो, बदलापुर रेप केस बोलो, मणिपुर वायलेंस बोलो, ऐसे ज़रूरी मुद्दों पे ये पॉलिटिशियंस अपनी टिप्पणी नहीं देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट जज का करप्शन केस के बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोर्ट्स, जो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, वहाँ के इतने बड़े करप्शन केस को इग्नोर किया जा रहा है तो समस्या काफ़ी गंभीर है। वो भी छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के जज। देखो ये इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या बोल रहा है। दुनिया की यंगेस्ट और स्मार्टेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी तक एक AI टूल नहीं बना पाए हम। चाइना हर हफ्ते नया AI टूल लॉन्च कर रहा है। The AI world, what we can call the DeepSeek sell-off, is still really pressuring tech. दोस्तों, इंडिया के GDP का मेजर हिस्सा सर्विसेज एक्सपोर्ट से आता है। सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, BPO जैसे सर्विसेज हम यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। AI से इतनी बड़ी सर्विस इंडस्ट्री कैसे अफेक्ट होगी? हमारे एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली कम हो जाएंगे, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। ये सब बातें इनसे नहीं होती। लोगों का बस ध्यान भटकाओ, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्रिकेट के नाम पे, कभी बाबाओं के नाम पे और कभी किसी और कंट्रोवर्सी के नाम पे। यही सरकार ने 2020 में एकता कपूर को पद्मश्री दिया था फॉर हर वर्क इन फील्ड ऑफ आर्ट्स। अल्ट बालाजी पे दीदी कौन सा आर्ट बनाती है पूरी दुनिया को पता है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम जो देख रहे हैं यहाँ हमारे इमोशंस पे हमारी मर्जी चल रही है, पर ऐसा है नहीं। आप जो देख रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, ये सब एक सोचा समझा बिछाया हुआ प्लॉट है जिसे आप बेमतलब के मुद्दों में फंसे रहो, एंटरटेन रहो और देश और दुनिया का असली सच भूल जाओ। आई वुड इंसिस्ट कि नसीर साहब की जाने भी दो यारों मूवी एक बार देखो। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। कैसे पॉलिटिशियंस, न्यूज़ चैनल्स और अमीर लोग मिलके गरीबों और देश को लूटते हैं, इसकी बेमिसाल कहानी है। थैंक यू।